हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय स्वागत करता हूं दोबारा से हमारे इस नए इनिशिएटिव में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सीड, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सीड के बारे में ज़रूर एक ओवरव्यू दूंगा, सीड और फ्रूट दो के बारे में। तो आज हम देखते हैं सीड। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो है, जो ओवरी है उसके अंदर जो ये जो ओवरी है ना, ये तो ओवरी जो है वो तो फ्रूट बना लेती है, ठीक है। और आप देखते हैं फ्रूट्स के अंदर ही क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो ये जो ओव्यूल अंदर जो था ना, ओव्यूल, ठीक है ना, ये जो ओव्यूल अंदर था, ठीक है ना, ये क्या बना लेता है, ये जो ओव्यूल है ये बन जाते हैं सीड, ठीक है। और इन सीड की जो कोट है, यानी कि ये जो इंटेगुमेंट्स जो थी ना, ये सीड की कोट बन जाती हैं। समझ गए आप मेरी बात। और सीड ही क्या है एक्चुअल में, सीड ही तो फाइनल प्रोडक्ट है भाई। सीड ही तो बन रहा है, बन क्या रहा है ये पूरा, यहाँ पर जो एग बना, ये जो सारा यहाँ पर जो तामझाम बन रहा है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में इस सीड को बनाने के लिए तो हो रहा है भाई। हम सीड ही तो सो करते हैं भाई, सीड ही तो हम उगाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये जो सीड है यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, इसी की तो सारी लड़ाई यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये क्या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ना। फर्टिलाइजेशन जब हो गया तब जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सीड बना। फ्रूट के इनसाइड अंदर बनता है। क्या क्या चीज़ें हैं सीड के लिए, सीड कोट या सीड कोट्स हो सकती हैं, कोटिलिडन या कोटिलिडन्स हो सकते हैं, क्योंकि मोनोकोटिलिडन यानी कि सिंगल कोटिलिडन वाले सीड भी होते हैं, डाइकोटिलिडन, डाइकोट्स जिनको हम बोलते हैं दो कोटिलिडन वाले, और एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो तीन जो है पार्ट्स इसके होते हैं जिनके बारे में अभी बात करेंगे। पेरिस्पर्मिक सीड पहले बता चुका हूँ, जिनके पास पहले से ही परसिस्टेंट न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस बच जाता है, ठीक है, वो होता है पेरिस्पर्मिक सीड। जैसे बीट रूट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना, बीट रूट और ब्लैक पेपर। ओके, माइक्रोपाइली जो है, माइक्रोपाइलर जो एंड यहाँ पर जो था, एक स्मॉल पोर जो था वो बना रहता है एज अ स्मॉल पोर, ठीक है ना, सीड कोट के अंदर, है ना, ताकि एंट्री हो सके ऑक्सीजन की और वाटर की, किसके लिए, जर्मिनेशन के टाइम पर, ठीक है ना, जर्मिनेशन के टाइम पर। और आपको पता है ओवरी की जो वॉल है, यहाँ ये ओवरी है, और ओवरी की जो वॉल है वो डेवलप हो जाती है वॉल ऑफ द फ्रूट की वॉल में, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इमेजिन करिए एक बार आप फ्रूट को देखिए। ये मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल फ्रूट बनाया, ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं अभी एक फ्रूट है, ठीक है, इसके अंदर ये एक सीड, ये दो सीड, ये तीन सीड, मान लीजिए इसके अंदर सीड है, ठीक है। तो ये जो फ्रूट है ना, ये क्या है भाई, ये ओवरी थी, ठीक है ना, ये ओवरी थी, ठीक है ना। तो इस ओवरी का क्या बन गया, फ्रूट बन गया, मान के बात ये। और फ्रूट इस ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, तो ओव्यूल क्या बन गया, सीड बन गया। ओव्यूल क्या बन गया, सीड बन गया। बात समझ गए ना। और इसको क्या है, इस इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म है हमारे पास। तीन अलग अलग तरह के एंडोस्पर्म बताए थे आपको, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म था, जो आप कोकोनट वाटर पीते हैं, वो हो गया। सेलुलर एंडोस्पर्म जो कोकोनट व्हाइट जो एडिबल पार्ट होता है जो आप खाते हैं, वो आपका सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होगा। और तीसरा हेलोबियल टाइप, जहां पर क्या है, चलाजे लैंड से जो है डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमने तीन तरह के जो मोनोकोट्स में होता है जनरली वो एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई यहाँ पर। सीड का जब आप सीड कोट हो गए, तीन पार्ट सीड के, और कोटिलेडन हो गया, और आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, इस जो सीड कोट है ना, इसको रिमूव करते हैं। जैसे ही हमने सीड कोट रिमूव किया तो हमें कैसा, अगर हम ये डाइकोट सीड का अगर सीड कोट रिमूव करें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा भाई। दो तो हो गए कोटिलिडन, ये जो स्वोलन पार्ट है ये तो हो गए कोटिलिडन, ये तो फूड से रिजर्व्ड है, ठीक है, फूड से फिल्ड है, ये तो रिजर्व्ड फूड मटेरियल सारा इनमें है। ये जो आप बीच में पार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर वाला होगा प्लूम्यूल, जहाँ से शूट ग्रोथ होगी, और रेडिकल जिससे जो है रूट का जो है ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। माइक्रोपाइलर, ये देखिए माइक्रोपाइलर एज अ स्मॉल ओपनिंग अभी भी है, ताकि जर्मिनेशन टाइम पे सीड को क्या मिल सके, ऑक्सीजन और वाटर मिल सके। ये सीड जब सीड कोट के साथ होता है तब। हाइलम, एक स्कार होता है हाइलम रेफे, मैंने आपको बताया रेफे जो जो मैंने आपको बताया रीजन, ठीक है ना। हाइलम जो वो रीजन होता है, रेफे जो स्कार होता है, और हाइलम जो रीजन जो जंक्शन होता है जहाँ पर ओव्यूल और जो है ये आपके फ्यूनिकल मीट करते हैं, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड तो पोर जो स्मॉल पोर था, ठीक है। तो इस डाइकोटिलिडन सीड का मैंने आपको बताया था आफ्टर रिमूविंग द सीड कोट। इसको और थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, यहाँ देखिए। तो यहाँ देखिए, देखने वाली चीज़ें और थोड़ा डिटेल हो जाती है यहाँ पर। ये दोनों आपके कोटिलिडन हो गए, बात समझ में आती है। ऊपर जो ब्लू वाला पार्ट है आपका प्लूम्यूल होगा, जिससे शूट यानी कि स्टेम की ग्रोथ होगी,
ठीक है, और नीचे ये रेडिकल ब्लू वाला है जहाँ से रूट की ग्रोथ होगी। बात समझ गए। ये जो यहाँ पर जो रीजन है इन कोटिलिडन के सामने, ये है एम्ब्रियोनल सॉरी, ये है कोटिलिडरी, ये है कोटिलिडरी नोड, ठीक है जी, ये नोड। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अच्छा जी, ये जो कोटिलिडनरी नोड है और जो प्लिम्यूल है उसके बीच का रीजन है एपिकोटाइल। उसका उसका क्या है, उसका नाम क्या है, एपिकोटाइल। और नीचे वाले का हाइपो, क्योंकि नीचे की तरफ है तो वो हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है। मतलब क्या है देखिए, अब सबसे पहले प्लिम्यूल, प्लिम्यूल का मतलब स्टेम की टिप, स्टेम यहाँ से ग्रो करेगी, ठीक है। उसके बाद रेडिकल, रूट की टिप, इसको हमने बोल दिया रेडिकल। बात समझ में आ गई। और ये जो रूट टिप है कवर होते हैं रूट कैप से, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही वो पोर्शन है जो कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है, कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है वो एपिकोटाइल। और जो कोटिलिडन के जो है इससे लेवल से जो नीचे है वो हो गया हाइपोकोटाइल, रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर ये कोटिलिडन क्या है, जो मैंने आपको बता भी दिए हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स जो कि जनरली थिक होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं, स्वोलन होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, फूड रिजर्व, जैसे कि लेग्यूम के केसेस और बाकी केसेस में होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दो बात आपको सीड के बारे में बता दिया, आपको अच्छे से सीड को कोट को रिमूव करके हमने बता दिया डाइकोटिलिडन सीड कैसे दिखाई पड़ती है, सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब सीड के टाइप्स देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ सीड्स में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है ना वो बच जाता है, तो उन सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। तो डाइकोट जो सीड है और मोनोकोट सीड है, पहले तो ये है, ठीक है। तो डाइकोट जो सीड है यानी कि जिनमें दो कोटिलिडन है, अब वो दो कोटिलिडन वाले भी एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं। एंडोस्पर्मिक जैसे कैस्टर, कैस्टर क्या है, एंडोस्पर्मिक। यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली यूज नहीं होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म रह जाता है। और उस परसिस्टेंट एंडोस्पर्मिक सीड को हम, परसिस्टेंट एंडोस्पर्म की वजह से उसको क्या बोलते हैं, सीड को एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक पी यानी कि मटर और ग्राम यानी कि चना। यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ये नहीं बचता है, एंडोस्पर्म नहीं बचता है, कम्प्लीटली यूज हो जाए, इसलिए हम इनको नॉन एल्ब्यूमिन या नॉन एंडोस्पर्मिक। सेम इस केस में मोनोकोट्स में मेज, व्हीट, राइस ये आपके एल्ब्यूमिनस यानी कि इनके अंदर एंडोस्पर्म होता है। और ऑर्किड्स इनके अंदर जो है एल्ब्यूमिन या फिर ये आपका एंडोस्पर्म नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको पहले बताया, सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, और ये सारी चीज़ जो है रिजर्व फूड, ये सब चीज़ यहाँ पर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट का एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, वैसे +1 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए फ्रूट जो है वो हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन से जो है डिवाइड किए हैं। तो पहली जो क्लासिफिकेशन उसमें हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का क्या मतलब है कि अगर कोई फ्रूट सिर्फ जो है ओवरी वाले पार्ट से ही डेवलप हो रहा है, मतलब ओवरी से ही डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स। लेकिन अगर किसी फ्रूट की डेवलपमेंट में कौन कंट्रीब्यूट करता है, थैलेमस यानी कि रिसेप्टेकल भी अगर कंट्रीब्यूट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, है ना, काजू, तो ये जो है आपके क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ओके। अब एक और क्लासिफिकेशन है सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। सिंपल में क्या होता है कि एक फ्लावर है ना, एक फ्लावर है और उस फ्लावर की जो ओवरी है ना, सिंगल ओवरी, उसी से बस फ्रूट बना है, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट, ठीक है। एग्रीगेट, एक फ्लावर है लेकिन उस फ्लावर में जो है, उस फ्लावर में जो एक फ्लावर है ये, ठीक है ना, लेकिन इस फ्लावर में क्या है, ओवरीज जो है वो कई है। मैंने आपको बताया ना मोनोकार्पलरी कंडीशन। तो मोनोकार्पलरी कंडीशन में क्या है, अब उस मोनोकार्प सिनकार्पस भी हो सकती हैं और अपोकार्पस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल जब पिस्टल्स एक सिंगल फ्लावर के मिलकर बनाते हैं किसी फ्रूट को, तो हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। थर्ड केस में जो है इस पूरे के पूरे फ्लावर से ही जब फ्रूट बन जाता है, समझ रहे मेरी बात, इस पूरे फ्लावर से ही जब फ्रूट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट जो है फ्रूट, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर थी, इतनी सी बात हमें यहाँ पर करनी थी, ठीक है। एक और जो टर्म है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। देखिए वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक ऐसी ही टर्म और थी, मैंने आपको बताई थी मोनोकार्पिक, ठीक है ना, मोनोकार्पिक, ठीक है ना। तो मोनोकार्पिक वो होते हैं जो कि एक ही बार जो है सीजन में जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है ना, मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है।
ओके, तो पार्थिनोकार्पिक क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस होते हैं और ये जनरली, ठीक है ना, सीडलेस, सीड नहीं होता इनमें, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो पार्थिनोकार्पिक है। तो नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन है, वो है बनाना। बनाना में सीड नहीं होते ना, तो नेचुरली अकरिंग है। ग्रेप्स में भी तो नहीं होते, कुछ बच्चे बोलेंगे बेटा नहीं होते, मान के बात, लेकिन वो आर्टिफिशियली अकरिंग है। दैट इज ग्रेप इज नॉट द केस ऑफ, जो आप ग्रेप्स खाते हैं ना सीडलेस, वो जो सीडलेस ग्रेप है ना, वो हमने बनाए हैं, वो आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं, ठीक है ना, बाय जेनेटिक जो है मैनिपुलेशन, बाय टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में अगर आप ग्रेप्स खाएंगे ना, नेचुरली अकरिंग जो ग्रेप्स खाएंगे, वो सीड होता है उनमें, ठीक है ना, सीड होता है उनमें, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके जो ग्रेप्स हैं ये आर्टिफिशियल अकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, यहीं पे बता देता हूँ आपको ये, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि कोई चीज़ नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल हो, मैनुअल हो, वो चीज़ एक तरह से मैन मेड हो, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम दो अलग अलग चीज़ों को मिला देते हैं तो वो एक हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है वो बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में सबसे पहले तो हम इसको यूज़ करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स में। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, प्लांट्स को ब्रीड करना, ठीक है ना, प्लांट्स को ब्रीड करना, ठीक है। तो क्रॉप के इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में जब हमें किसी क्रॉप को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देने होते हैं जो उनमें नहीं होते हैं, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करने होते हैं किसी सीड में, किसी क्रॉप में, किसी प्लांट में, तो हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो इन सब में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक प्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है ए, ये एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अभी से एक प्लांट में ना एक बड़ी अच्छी खूबी है कि ये ड्रोट रेजिस्टेंट है, ये प्लांट ड्रोट रेजिस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो नेट शोन एरिया है, हमारा जो नेट शोन एरिया है इंडिया का, जो है अराउंड 150 मिलियन हेक्टेयर है, 140 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। तो उसमें से आधा भी जो है, यानी कि लगभग 45% के आसपास ही जो है शोर्ड इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, यानी कि वहाँ पर इरिगेशन है ही है, चाहे वो वेल से है, ट्यूबवेल से है, स्प्रिंकलर से है, ठीक है। तो सिर्फ 45%, अगर हम टोटल एरिया देखें अपने इंडिया का, तो 328 मिलियन हेक्टेयर है। उस 328 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 46% एरिया, यानी कि 140 मिलियन हेक्टेयर है ना, 140 मिलियन MHA, मिलियन हेक्टेयर जो है, उस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। लगभग 50% एरिया हुआ ये, ठीक है। तो इसमें से भी लगभग अगर हम देखें तो 65 मिलियन हेक्टेयर के आसपास ही हमारा एरिया ऐसा है जहां पर एशोर्ड इरिगेशन है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में तो लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 90 to 80 100% जो इरिगेटेड लैंड है, ठीक है, अगर हम जो है सरकार की बात माने तो, ठीक है। अब रियलिटी क्या है वो तो बाद में पता लगता है, ठीक है, वो तो रियलिटी चेक पर ही पता लगता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर कि जब यहाँ पर इरिगेशन नहीं है तभी तो, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लगभग 55% लैंड तो जो है किस पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तो ड्रोट रेजिस्टेंट प्लांट्स की हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये एक प्लांट है जो ड्रोट रेजिस्टेंट, और ये जो प्लांट है वो जो है इंसेक्टिसाइड, सॉरी, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, मतलब हमें इसमें इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि इस ए प्लांट के अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए जो जीन है ना, इसमें जो जीन है जो इसको इंसेक्ट से बचा रहा है, कोई ना कोई जीन होगा ना, ठीक है ना, तो वो जीन मैं इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये प्लांट कैसा बन गया, ये हाइब्रिड प्लांट बन गया मेरा, और यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, दो प्लांट्स को हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इमैस्कुलेशन कर देना है। इमैस्कुलेशन का मतलब पता है क्या होता है कि अगर कोई फ्लावर जो है, मान लीजिए ये फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब इसमें स्टेमन भी है और इसमें पिस्टल भी है, तो हम क्या करते हैं उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, यानी कि स्टेमन को जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ पिस्टल रह जाता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये रह जाता है, ठीक है। अब ये इमैस्कुलेशन हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, अगर बड़ा फ्लावर है तो हम उसमें से स्टेमन आराम से हटा सकते हैं, अगर स्मॉल फ्लावर है तो सक्शन पंप से कर सकते हैं, और अगर स्टेमन लार्ज है तो हम उसको हॉट इथेनॉल से भी ट्रीट करके उस स्टेमन को जो है
इमेस्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पर पिस्टल बच गया है, यानी कि अब जो इसकी स्टिग्मा है इस पर हम अपने डिजायरेबल जो है पोलन ग्रेन को स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स भी तो आ सकते हैं ना, तो इसके लिए हम बैगिंग कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको कवर कर देते हैं, बटर पेपर से जनरली हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन जो है इस पर ना आ पाए। उसके बाद जो है कलेक्ट कर लेते हैं डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को क्या कर देते हैं, इस पर डस्ट कर देते हैं, ठीक है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, और जब सीड बन जाएगी तो उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको जर्मिनेट करके कि भाई जो हमें करेक्टर, जो डिजायरेबल करेक्टर था हमारा, वो आया है, इंट्रोड्यूस हो पाया है, नहीं हो पाया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उनमें तो हम इमेस्कुलेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि उनमें पहले या तो स्टेमन है या फिर पिस्टल है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं उनको इमेस्कुलेट करने की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप साथ साथ भी एनसीईआरटी से भी गो थ्रू हो रहे होंगे, ठीक है ना। एक जो मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि एक चीज़ आप याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यूज़ में नीट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको भी हम जो है जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक वीडियो में उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।